सो वेरी वेरी गुड इवनिंग्स टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। फिर से अजीत मेहता सर आ गए हैं आपको वैसी ऊर्जा भरे क्वेश्चन को लेकर जिसकी मांग और जिसको आने की संभावना आई होप मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूर्ण रूपेण है कि 100% है कि ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या ऐसे सीरीज को आपको नहीं देखना चाहिए? देखना चाहिए। तो देखने के साथ साथ मैं कहूँगा कि मैंने आपके लिए जो लेबर्स किया है, आपके लिए जो मेहनत किया है, क्या आप इसको शेयर नहीं करोगे? क्या आप इसे सब्सक्राइब नहीं करोगे? क्या आप व्यू नहीं करोगे? क्या आप लाइक नहीं करोगे? आई होप आप करोगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको बेहतरीन करेगी आने वाले एग्जामिनेशनों में। सो आइए, ये जेपीएससी और जेएसएससी की स्पेशल सीरीज है। जैसा कि आपको पता है डियर कि 1932 वाली जो बातें हैं वो रिजेक्ट कर दी गई है और आपके लिए जो नियोजन नीति है वो कहीं ना कहीं पूर्ववर्ती नियोजन नीति ही आपको फिर से लागू कर दी जाएगी, थोड़ी बहुत संशोधन के साथ। तो ऐसे में आप तमाम झारखंडियों को मौका मिलेगा। झारखंडी कौन है मैं बात करूंगा डियर अगले किसी सेशन में। अभी मैं सेशन की शुरुआत करता हूं, राइट। आइए अजीत मेहता सर 20 नंबर पक्का करने आ रहे हैं आपके साइंस के सेक्शन को लेके। आपको पता है कि वेरी सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट द साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लासेस, ओके, स्पेशली फॉर जेपीएससी मीन्स एंड जेपीएससी प्रीलिम्स के लिए मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। और ये हमारा 7004043326 है, फाइन। आप इस पर कांटेक्ट करो। इन्वायरमेंटल साइंस की क्लासेस भी मैं लेने वाला हूँ जेपीएससी और यूपीएससी के संदर्भ में। अब बात करोगे तो इकोनॉमिक्स क्लासेस बीपीएससी मेंस, इकोनॉमिक्स क्लासेस जेपीएससी मेंस की भी मैं शुरू करने वाला हूँ डियर। अजीत मेहता सर, मास्टर ऑफ इकोनॉमी, 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, आईएएस एकेडमी, दिस इज ऑल माई द आयु कह सकते हो कि आप बायोग्राफी आप ले सकते हो। और बीपीएससी और जेपीएससी और अभी हमारा जो कंटेंट फोकस में जा रहा है वो स्पेशली फोकस जा रहा है डियर आने वाले जेएसएससी में, क्योंकि ये सिंगल डे में आपको नौकरी दिलाने की ताकत रखता है। तो ऐसी ताकत को देखते हुए मैं भी अपनी ताकत लगा दिया हूँ। और ऑफिसर पॉइंट को आप सब्सक्राइब करो, आपको कई ऐसे वीडियोस मिलेंगे जो आने वाले जेपीसी के लिए रामबाण साबित होगा डियर। ऑफिसर पॉइंट आपको एक मैनेजमेंट सपोर्ट देगा। किस रूप में देगा डियर? तो झारखंड स्पेशल क्लासेस के रूप में। ऑनलाइन बैचेस 15 फरवरी से इसके लिए शुरुआत हो रही डियर। आप फटाफट अपने आप को इनरोल्स करें। काफ़ी मिनिमम चार्जेस होंगी, इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो पेड कोर्स के रूप में 7004043326। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट सेशन थोड़ी बहुत मैं बात कर लूँ डियर कि आपको क्या बेनिफिट्स होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि राज्यपाल महोदय ने 1932 वाली जो खतियान की नीति थी, जो सरकार ने एक बिल के रूप में राज्यपाल के पास भेजा था, उसे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। तो ये रास्ता साफ हो गया डियर कि 2016 की जो नियोजन नीति थी उसी नियोजन नीति को फिर से दोबारा लाई जाएगी। और इस नियोजन नीति में आपको पता है कि जो लोग 30 वर्ष से झारखंड के भौगोलिक क्षेत्र में रह रहे हों, या फिर ये जॉब कर रहे हों, या फिर इनको ग्राम सभा ने डिक्लेयर कर रखा है, या फिर इन्होंने मैट्रिक यहाँ से कर रखा है, अगर ऐसी कोई भी चीज़ आपके साथ है तो आप झारखंड के निवासी हो। और जो भी झारखंड के निवासी हैं उनको 16% और अन्य लोगों को ओपन टू ऑल 40% किया जा रहा है। ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शंस है, इस 40% को थोड़ा कम करना चाहिए और इसको करीब करीब 80% और 20% के बीच में लाना चाहिए, या आप 90% या 10% के रूप में लाना चाहिए। सरकार को ये संशोधन करके ये अगर नियोजन नीति आपके सामने लाती है, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। आइए पहले अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस? आपको बताने हैं निम्नलिखित में से जो भी बातें दी गई हैं, जो भी रासायनिक परिवर्तन दिख रहा है, आपको बताना है कौन सा ये रासायनिक परिवर्तन है। मतलब रास्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगने में आयरन की क्रिया, मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन, आयरन को जब आप चुंबक का गुण उसमें देते हो तो क्या यह केमिकल प्रोसेस है। मेल्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को जो पिघलाते हो तो क्या यह रासायनिक अभिक्रिया है। हीटिंग ऑफ आयरन, अब बताना है कि इसमें से कौन एक रासायनिक अभिक्रिया है। फ्यू सेकेंड मैं तुरंत आपके सामने आ जाऊँगा डियर। आंसर होगा रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन की रस्टिंग कैसे होती है डियर? अगर रस्ट इज एन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, आयरन पर जब ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है इसे हम लोग रस्ट कहते हैं। यूजुअली रेड ऑक्साइड फॉर्म्ड बाय द रेडॉक्स रिएक्शन। अगर आपसे कई बार पूछा जाए कि जो रेड ऑक्साइड का निर्माण होता है वो किस कारण होता है डियर, तो रेडॉक्स रिएक्शन के कारण होता है।
और रिडॉक्स रिएक्शन वैसी अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ ही होती है। ये रिडॉक्स रिएक्शन किसके बीच में होता है डियर? आयरन एंड ऑक्सीजन के बीच में होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और एयर मॉइस्चर। सो रस्टिंग ऑफ आयरन इज इन केमिकल चेंजेस बिकॉज इट मूव इन द रेडॉक्स रिएक्शन। तो अगर वह रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा, तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है, तो जाहिर सी बात है डियर कि वह क्या होगा? एक प्रकार का रेडॉक्स रिएक्शन होगा, एक केमिकल रिएक्शन होगा। रेडॉक्स को हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण, अवकरण और ऑक्सीकरण, ये दोनों को मिलके जो क्रिया बनती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। तो रस्ट, यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं कि आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन का सब मतलब क्या है डियर? तो ऑक्सीडाइजेशन होना, और उनका क्रिया क्या है डियर? तो रिडॉक्स रिएक्शन का होना। किसका? आयरन और ऑक्सीजन के बीच में। किसके प्रेजेंस में? तो वाटर के प्रेजेंस में, या किसके प्रेजेंस में? एयर मॉइस्चर के प्रेजेंस में। तो ये बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन आपको जा रही है, इसको नोट डाउन करना। थोड़ा सा ये मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ पे चेंज ही करना होगा डियर। ये आपका officer.official@gmail.com है डियर। इसको नोट डाउन कर लेना। कई लोग चाहते होंगे, मेल भी करते हो तो उनको मिस्टेक होती होगी। मैं अगले क्लासेस को चेंज कर दूंगा। आपको पास नंबर है डियर, आप यू कैन कॉन्टैक्ट विद ओके फॉर पेड क्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैड डिस्कवर्ड रेडियम? रेडियम की खोज किसने करी थी? निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने रेडियम की खोज करी थी? देखो, इस तरह के जो डिफिकल्ट खोज होते हैं ना, डिस्कवरीज होते हैं, इसके बारे में सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो आप पूरी तरह से तैयार रहें। एंड ये मैरी स्कोल्डोसोवा क्यूरी और पियरे क्यूरी। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी, ऐसा सवाल आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या है? एंड्री लुइस डेवर्ने या कैसिमिर फैजन्स या ओसवाल्ड हेलमुथ जॉर्गी ने किया है। आपको बताना है कि किसने खोज किया है रेडियम का। थोड़ा नाम इसका डिफिकल्ट है, तो प्रोनाउंसिएशन में या आपको पढ़ने में दिक्कत होगी। तो मैरी स्कोल्डोसोवा क्यूरी एंड पियरी क्यूरी को छोड़कर सीधा मैडम क्यूरी एंड पियरी क्यूरी की बात कर सकते हैं। A.L. डेवनियर की बात कर सकते हैं, के फैजन्स की बात कर सकते हैं, O.H. जॉरिंग्स की बात कर सकते हैं। इस तरह के शॉर्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं इसको, O.H. जॉरिंग ऐसा करके लिख सकते हो आप, के फैजन्स। तो इसकी बात नहीं थी, आपको बताने हैं कि कौन से इसके आंसर होंगे। तो आंसर होंगे मैडम क्यूरी एंड पियरे क्यूरी ने रेडियम की खोज की है। आपको पता है रेडियम इज ए केमिकल एलिमेंट्स विद द सिंबल ऑफ Ra। यह एक केमिकल एलिमेंट्स है जिसका सिंबल क्या है डियर? Ra है, और इसकी एटॉमिक नंबर कितनी होती है? 88 होती है। रेडियम वाज डिस्कवर्ड बाय M. स्कोल्डोसोवा क्यूरी, ए पॉलिश, ये मतलब ये क्या थे? केमिस्ट थे। एंड पेरी क्यूरी ए फ्रेंच, ये मतलब पोलैंड के केमिस्ट थे, और ये कौन थे? फ्रेंच के केमिस्ट थे। इन दोनों ने मिलकर रेडियम की खोज करी थी डियर। ओके, रेडियम एक क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। ओके, इनका सिंबल क्या होता है? Ra होता है, और एटॉमिक नंबर क्या होता है? 88 होता है। तो आंसर आप देख सकते हो डियर, फर्स्ट वाले चॉइसेस, ए चॉइसेस आपके आंसर्स होंगे। नेक्स्ट, ए जेनेटिक कोड स्पेसिफाइड हाउ मेनी काइंड ऑफ अमीनो एसिड? एक अनुवंशिकी कोड कितने प्रकार के अमीनो एसिड को निर्देशित करता है? आप यूँ कह सकते हो आसान वे में कि टोटल कितने तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं। ओके, क्योंकि अमीनो एसिड्स पोलिमराइज करके क्या बनाता है? तो प्रोटीन बनाता है। ओके, आपको पता होगा कि 120 अमीनो एसिड्स मिलके प्रोटीन का एक चेन बनाता है ना। और आपको बताना है कि कितने तरह के टोटल अमीनो एसिड्स बना होते हैं पूरी दुनिया के अंदर? 12, 15, 20, 25। ये रहा आपका सवाल, आंसर करें आप। आंसर होगा डियर 20। देयर आर 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स। देयर आर मेनी एज 100,000 काइंड ऑफ प्रोटीन्स। आपको पता होगा कि पूरी दुनिया में लगभग 1,000 मतलब 1 लाख के आसपास प्रोटीन्स हैं। दिस ऑल प्रोटीन आर मेड अप ऑफ द 20 काइंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स ओनली। मतलब ये 20 प्रकार के जेनेटिक अमीनो एसिड जो है, ये लगभग 100,000 और यू कैन से 1 लाख टाइप ऑफ प्रोटीन का निर्माण कर देता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज काउज बाय वायरस? आपको बताने हैं कि इनमें से कौन सी बीमारियां वायरस के कारण होती है? मम्स, बेरी, ट्यूबरक्लोसिस और डिसेंट्री। आप इसको एलिमिनेशन टेक्निक से बना सकते हो डियर। देखो, डिसेंट्री तो होगा नहीं, ये एमेबिक है, या ओके, ये एंटीमा हिस्टोलिका के कारण होता है, या
ये वाटर बॉर्न डिजीज आप कह सकते हो। ट्यूबरक्लोसिस तो आपको पता है ये बैक्टीरियल डिजीज है, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया में सी के द्वारा होता है। और बेरी तो आपको पता है ये विटामिन बी टू की कमी से होता है। तो होगा आंसर क्या, मम्स। सो मम्स इज मोस्टली द वायरल डिजीज। कई बार देखो अपने गाल वगैरह साइड से फूल जाते हैं, वो दैट इज मम्स। मम्स इज काउज्ड बाय द वायरस। मम्स इज अ वायरल इन्फेक्शन दैट इफेक्ट द सिलेब्री ग्लैंड। मैंने बोला ना सिलेब्री ग्लैंड से क्या निकलता है, स्लाइवा निकलता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मम्स से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो सिलेब्री ग्लैंड डैट इजिली प्रिवेंटेबल बाय ए वैक्सीन। और इसे हम लोग आसानी से रोक सकते हैं वैक्सीन के द्वारा। इनिशियली साइंस एंड सिम्टम्स इंक्लूड्स फीवर। आपको शुरू में फीवर आएगा, मसल्स में पेन होगा, हेडेक होगा, पुअर एपेटाइट होगा, जी मचलेगा, खाने की इच्छा नहीं करेगी, एंड फीलिंग जनरली अनवेल। और आप नॉर्मली जो है अच्छा महसूस नहीं करेंगे। दिस ऑल आर द वायरस। तो वायरस के प्रभाव के कारण ये सारी चीज़ें आती हैं। और स्पेशली जब ये सिलेब्री ग्लैंड को अटैक करता है तब यह मम्स कहलाता है। सिलेब्री ग्लैंड ये आँख देखोगे, ये आँख पर टंग होता है ना, इस टंग्स पे ऐसे एक लाइंस होते हैं। इस लाइन के इस कॉर्नर में क्या होते हैं, सिलेब्री ग्लैंड्स होते हैं, जो कि स्लाइवा आपका रिलीज करते हैं। इसी स्लाइवा को हम लोग कहते हैं पेटाइलिन, या इसे कहा जाता है एमाइलेज। ये सारे स्टार्च को डाइजेशन में मदद करते हैं या कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में मदद करते हैं। तो मम्स एक वायरल इन्फेक्शियस डिजीज है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीनेशन वॉज डेवलप। आपको बताना है किस बीमारी के लिए सबसे पहले एक टीका जो विकसित किया गया था, या किस बीमारी के लिए सबसे पहले टीका डेवलप किया गया था या वैक्सीन डेवलप किया गया था। काउ पॉक्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स एंड पोलियो। आपको पता है डियर, भारत पोलियो से बिल्कुल ही फ्री हो चुका है। आंसर होगा स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स का सबसे पहला टीका डेवलप किया गया था। स्मॉल पॉक्स क्या है, वाज द इन्फेक्शियस डिजीज काउज्ड बाय वन ऑफ द टू वायरस वेरिएंट। वायरस के दो वेरिएंट से होता है। एक का नाम है वेरियोला मेजर और दूसरा नाम है वेरोला माइनर। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाइड द ग्लोबल इरेडिकेशन ऑफ डिजीज इन 1980। इन्होंने पूरे विश्व से इसको, स्मॉल पॉक्स अब बीमारी होती नहीं डियर, 1980 में ये बिल्कुल हट गया है। लेकिन सबसे पहला टीका इसी के रूप में बना था। ठीक है, लुईस पास्चर ने जो टीका बनाया था स्मॉल पॉक्स को लेकर बनाया था, जो वेरियोला मेजर और वेरोला माइनर के कारण होता है। विच अमंग द फॉलोइंग इंडिकेट विटामिन B12। डिफरेंट से किसका नाम या किसका विटामिन 12 का वैज्ञानिक नाम क्या है, साइंटिफिक नाम क्या है, या केमिकल्स नाम क्या है, या बायोकेमिकल्स नेम क्या है। नियासिन, पैराडॉक्सिन, कोबालामिन और थाइमीन। बताना है कि किसे विटामिन B12 कहा जाता है डियर। तो आंसर होगा कोबालामिन। आपको पता होगा कि कोबालामिन इंडिकेट द विटामिन B12। ये जो कोबालामिन होते हैं ना, विटामिन B12 के दो डेरिवेटिव होते हैं। एक का नाम है मिथाइल कोबालामिन और दूसरे का नाम है कोबालामिन। ये दोनों का एक्शन किस पर होता है डियर, तो न्यूरॉन्स पे होता है। किस पे होता है, तो न्यूरॉन्स पे होता है। आप देख सकते हो न्यूरॉन्स के इस तरह के होते हैं। ओके, इस पे क्या होते हैं, माइलिन शीथ होते हैं। देयर इज अ माइलिन शीथ, और ये आपका ये ना हेड्स होते हैं, ये सेंटर होता है, कोन होता है, इस तरह से। तो नर्व्स का कनेक्शन मतलब इम्पल्स का कनेक्शन इसी पॉइंट से होता है। और अगर ये थोड़ा सा टाइट हो जाए, रिजिड हो जाए, तो जो कंडक्शन होता है स्लो होता है। इस टाइट और रिजिड होने में कौन मदद करता है डियर, तो B12 डेरिवेटिव्स मिथाइल कोबालामिन। मिथाइल कोबालामिन, देखो डॉक्टर कभी भी देखना कि जब बाज़ार में आपको मिथाइल कोबालामिन के इंजेक्शन वगैरह मिलेंगे तो उस पर नर्व्स के इंडिकेशन होते हैं, जैसे न्यूरोकाइंस, न्यूरोबियन, जिसे दवाइयाँ हैं जिनके ऊपर जो है आपको हमेशा देखना कि वो न्यूरॉन्स के चित्र बने होते हैं। मतलब ये विटामिन B12 का डेरिवेटिव है। तो आपका चॉइसेस में क्या है, मिथाइल कोबालामिन तो मेंशन है नहीं डियर, तो आंसर क्या होगा, कोबालामिन। इसका दूसरा डेरिवेटिव क्या होता है, मिथाइल कोबालामिन। फाइन। यूरिया इज़ वन ऑफ द मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन इन आवर बॉडी। यूरिया जो होता है हमारे बॉडी का इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। इन विच अमॉन्ग द फ्लोइंग ऑर्गन्स यूरिया इज फॉर्म। यूरिया हमारे शरीर में मूत्र के प्रमुख घटकों में से एक है। निम्नलिखित में से किस अंग में यूरिया बनता है। आपको बताना है हमारे शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा एंड लीवर्स। तो आंसर क्या होगा डियर, लीवर्स। यूरिया इज़ ए नाइट्रोजनस बेस। सबसे पहला ये सवाल पूछता है यूरिया कैसा बेस है,
तो नाइट्रोजनस बेस है दैट इज प्रोड्यूस इन द लीवर, वो कहाँ बनता है डियर, तो लीवर के अंदर बनता है। यूरिन इज प्रोड्यूस इन द किडनी, जबकि यूरिन कहाँ बनता है, तो किडनी के अंदर बनता है। ये दो सवाल बार बार पूछे जाते हैं, यूरिन इज फॉर्म्ड इन किडनी एंड यूरिया इज फॉर्म्ड इन लीवर्स। ओके, we note here that uric acid is excreted as a crystal to conserve water by many terrestrial animals. However, human and earthworm release the nitrogenous waste in the form of urea. Okay, कई एनिमल्स में यूरिक एसिड को बाहर निकाला जाता है, लेकिन मनुष्य के द्वारा जो नाइट्रोजनस वेस्ट निकाला जाता है वह किस किस फॉर्म में निकाला जाता है, यूरिया के फॉर्म में निकाला जाता है। और यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है डियर, तो लीवर के अंदर होता है। राइट, फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो डियर। और इतना आप याद रखना कि ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जिनका एग्जामिनेशन में आना ऐसा मुझे लगता है कि बिल्कुल आपसे पूछ देगा। तो ऐसे क्वेश्चन का संगम मैं लेके आया हूँ, तो आपको ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, व्यू करना चाहिए। जितने लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं सब ने अपनी अपनी जिम्मेदारी ले लो कि मैं 20 एटलीस्ट 20 शेयर करूँगा या 20 सब्सक्रिप्शन सर को दिलाऊँगा। ओके, चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग एंजाइम, आपको बताने हैं निम्नलिखित एंजाइमों पर विचार करें। पेनक्रेटिक लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और इन्वर्टेज, ये सारे एंजाइम हैं, इस पर आप विचार कीजिए और फिर सवाल का जवाब दीजिए। विच ऑफ द एबव फंक्शंस बेस्ट इन एसिडिक इन्वायरमेंट, आपको बताना है कौन एसिडिक वातावरण में ज़्यादा काम करता है। क्या वह पेनक्रेटिक लाइपेज काम करता है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन या इन्वर्टेज। ये थोड़ा सा क्वेश्चन डियर आपके लिए काफ़ी दमदार हो गया, क्योंकि ये जिसने बायोलॉजी का पूरी तरह से अध्ययन किया हो को वही बता सकता है। और मैं कहूँगा इस तरह के क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज़ है, इसलिए मैं आपके पास लेके आया हूँ। आंसर क्या होगा डियर, 2 और 4 मीन्स ये आपका पेनक्रेटिक लाइपेज है, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है और चौथा इन्वर्टेज है। आंसर क्या होगा, 2 और 4 मीन्स पेप्सिन और इन्वर्टेज एसिडिक इन्वायरमेंट में काम करते हैं। लाइपेज मीन्स पेनक्रियाज एंड ट्रिप्सिन फंक्शन बेस्ड इन बेसिक इन्वायरमेंट। ये जो लाइपेज होता है और ये जो ट्रिप्सिन होता है ये सबसे अच्छा काम करता है बेसिक इन्वायरमेंट में। मोर एवर इन्वर्टेज आइडेंटिफाइड टू डेट हैव ऑप्टिमल एक्टिविटी एट एसिड। इन्वर्टेज में देखा गया है कि इसकी जो एक्टिविटी होती है वो एसिड में ज़्यादा होता है एंड आर इनटॉलरेंट टू नेचुरल और एल्कलाइन इन्वायरमेंट। और नेचुरल और एल्कलाइन इन्वायरमेंट ये सर्वाइव नहीं करता, जबकि पेप्सिन फंक्शन बेस्ड अंडर द एसिडिक इन्वायरमेंट। तो ये पेप्सिन भी जो है ये एसिडिक इन्वायरमेंट में ज़्यादा काम करता है डियर। तो इसका मतलब आपके शरीर का जो इन्वायरमेंट होना चाहिए बॉडी के अंदर, जो डाइजेशन इन्वायरमेंट होना चाहिए वो एसिडिक होना चाहिए। कि पेप्सिन जो है, पेप्सिन प्रोटीन को पचाने में मदद करता है डियर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पेक्ट्स द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आर सिमिलर टू वाइट लाइट। ओके, आपको बताना है कि क्या कारण है कि अल्ट्रावायलेट का जो रेडिएशन होता है वह बिल्कुल लाइट की तरह दिखता है। निम्नलिखित में से किस संदर्भ में पारावैंगनी विकिरण सफ़ेद प्रकाश के समान हैं। बोथ ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रेफ्रैक्शन, ये दोनों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को फॉलो करता है। बोथ ट्रेवल विद द सेम स्पीड इन वैक्यूम, both are equally active chemically, both are scattered equally. तो select the correct options from the quotes below. Only one and two, only 1, 2 and 3 या 1, 2 and 3 and 4। आपको बताना है आंसर कौन से होंगे डियर। तो only 1 and 2 मीन्स क्या है, बोथ ओबे द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन सेम। दूसरा क्या, बोथ ट्रेवल विद द सेम स्पीड इन द वैक्यूम। बोथ आर इक्वली एक्टिव, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट किरण है और ये वाइट रेज है, इसको विजिबल रेज कहते हैं। बोथ आर स्कैटर्ड इक्वली, ये कर ही नहीं सकता जब दोनों की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, इसलिए आंसर 1 और 2। ऐसे क्वेश्चनों को काफ़ी संभल के जवाब दीजिएगा डियर, अदरवाइज प्रॉब्लम में आ जाएगा। बोथ ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सही है, बोथ ओबे द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये भी सही है। बोथ ट्रेवल विद द स्पीड 3 × 8 मीटर पर सेकेंड। Ultraviolet waves get rarely scattered as compared to the visible light. Ultraviolet waves are chemically more active than visible lights. तो ये देखो अल्ट्रावायलेट रेज क्या है, ज़्यादा एक्टिव है आपके विजिबल लाइट से, रे से, इसलिए आंसर 1 और 2 होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे चैनल को शेयर कर दिया होगा।
लाइक भी कर दिया होगा, व्यू भी कर दिया होगा, व्यू तो कर ही रहे हो। वाई एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, आपको बताना है कि हवा ऊष्मा का कुचालक क्यों है। द एयर मॉलिक्यूल आर हैव लार्ज मीन फ्री पाथ, देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एयर, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर होगा डियर 1, द एयर मॉलिक्यूल हैव लार्ज मीन फ्री पाथ। एयर मॉलिक्यूल के पास क्या है ना, लार्ज मीन पाथ है, मतलब अगर मान लो यहाँ से हीट जा रहा है, एयर को लगेगा कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे तो वो अपनी दूसरी पाथ को बदल देगा और आपका हीट का कंडक्शन रुक जाएगा। इसलिए हीट जो होता है, एयर जो होता है, ऊष्मा का बैड कंडक्टर होता है। द सेकेंड स्टेटमेंट प्रूव दैट द एयर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉट हीट, poor conductor of electricity and not heat. The first reason explain poor heat conductivity of air, and both reasons explain poor electrical conductivity of air. Conduction is the mean by which the heat is transferred from one part of a body to the another part. Okay. सो ये हमारे 10 क्वेश्चन आपके लिए हो गए। उम्मीद करता हूँ कि ये काफ़ी आपको फ़ायदेमंद हुआ होगा। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, तो मैं 1000 की सीरीज चला रहा हूँ डियर, ये आपके एग्जामिनेशन तक 1000 की सीरीज हो जाएगी। फिर मैं इसको डबल रिविजन्स भी कर दूंगा सो डैट आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन के रूप में शामिल हो जाए और आपके एग्जामिनेशनों में आ जाए डियर। ओके, ये मिसलेनियस है। मैं एक और सीरीज शुरू करूँगा साइंस का, वो आपको फरवरी में शुरू होगी, जिसमें मैं टॉपिक वाइज, अभी तो आपने मिसलेनियस देखा ना, फिर टॉपिक वाइज MCQs में लेके आऊँगा साइंस के लिए। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ तो यूनिट एंड डायमेंशन, तो वो सारे क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशंस के होंगे। जैसे मैं बात करता हूँ बायोलॉजी की किसी चैप्टर को, सेल को, वो सारे क्वेश्चन सेल्स के MCQs के होंगे डियर। अभी जो चल रहा है वो मिसलेनियस चल रहा है, ठीक है। ये भी आपको फ़ायदा डायरेक्ट एग्जामिनेशनों में करेगा। अगर आप BPSC देने जा रहे हो, JPSC JSC, तो हर पे आपको फ़ायदा करेगा। थैंक यू। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑफिसर पॉइंट 68 BPSC की केमिस्ट्री की क्लास, 68 BPSC की बायोलॉजी की क्लासेस वेरी सुन लेके आ रहे हैं डियर, तो आप ऑफिसर पॉइंट के साथ जुड़े रहें। जरूर सब्सक्राइब करें नाउ ऑफिसर पॉइंट फॉर BPSC JPSC एंड JSSC स्पेशली इन साइंस सेशन। ओके, इसके बाद मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स की भी क्लासेस ग्रेजुअली मैं लेके आऊँगा डियर। थैंक यू। विल मीट वेरी सुन विद अनदर important updates or another important 10 questions. Now it is the 4th series, we have to wait for the 5th series. So ऑफिसर पॉइंट को आप क्या करें, पॉइंट आउट करें, ऑफिसर पॉइंट को बेल आइकन को पुट करके रखें, ओके करके रखें, ऑन करके रखें और हमारे नंबर पर ज़रूर से ज़रूर कॉल करें इफ़ यू रिक्वायर द एनी पेड कोर्स। थैंक यू।